नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी दौरा है और वाराणसी में कल मंत्रियों का जमावड़ा लगेगा। कई केंद्रीय मंत्री G20 सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचेंगे वाराणसी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किशन जी रेड्डी वाराणसी आएंगे। G20 देशों के प्रतिनिधियों के भोज में शामिल हो सकते हैं सीएम योगी और यूपी सरकार के कई मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी काशी विश्वनाथ धाम और भैरव बाबा का दर्शन पूजन भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल वाराणसी दौरा है और वाराणसी में कल लगेगा मंत्रियों का जमावड़ा, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री G20 सम्मेलन में शिरकत करने वाराणसी पहुंचेंगे और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किशन जी रेड्डी आएंगे वाराणसी। उनके अलावा G20 देशों के प्रतिनिधियों के भोज में शामिल भी हो सकते हैं सीएम योगी और यूपी सरकार के कई मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी काशी विश्वनाथ धाम और भैरव बाबा का दर्शन पूजन भी वो करेंगे। तो वाराणसी में कल मंत्रियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री G20 सम्मेलन में शिरकत करने यहां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो यूपी सरकार के कई मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे और सीएम योगी काशी विश्वनाथ धाम बाबा के दर्शन पूजन भी करेंगे। तो वाराणसी में कल मंत्रियों का जमावड़ा लगेगा और हम अमल शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से। अमन, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी आ रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री वहां पे होंगे, कई उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री वहां होंगे। क्या कुछ कल खास रहने वाला है? कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र के पर्यटन मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और राज्य के जो है जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो है यहाँ पे वो, और उसके बाद कई ऐसे जो केंद्र और राज्य की सरकार के मंत्री जो है यहाँ पे रहेंगे बनारस में। और काफी अहम दौरा माना जा रहा है क्योंकि G20 की जो बैठक है इस बार जो डेलीगेट्स आए हुए हैं यहाँ पे बाहर कई देशों से, उनके साथ बैठक है और रात्रि जो भोज भी है उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से वहां पे मौजूद रहेंगे उस भोज में। उसके बाद वहां से सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद काल भैरव बाबा दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी भी काशी आते हैं तो श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करते हैं, श्री काल भैरव बाबा दर्शन करते हैं। बिना दर्शन किए कोई काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे करते नहीं है। तो कल का काफी अहम दौरा माना जा रहा है क्योंकि बाहर के देशों से आए जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ केंद्रीय और एवं राज्य मंत्री जितने भी लोग हैं ये लोग मीटिंग करेंगे, वहां पे सम्मिलित रहेंगे G20 के प्रोग्राम में। उसके बाद ये लोग रात्रि भोज करेंगे। उसके बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोटोकॉल है वो रात्रि विश्राम भी यहाँ पे करेंगे और सीधे कल जो है सवेरे परसों सवेरे जो है लखनऊ के लिए सीधे ही रवाना हो जाएंगे। ऐसे में किस तरह की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं? क्योंकि जाहिर है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, कई केंद्रीय मंत्री होंगे, G20 के प्रतिनिधि कई देशों के यहाँ पे मौजूद रहेंगे। किस तरह की तैयारियां और कितना उत्साह यहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखिए, काशी वासियों में जब से G20 चालू हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो कहीं ना कहीं बाहर के देशों से जो आए हुए यहाँ पे डेलीगेट्स हैं, जो यहाँ के अतिथि हैं, उनका स्वागत पुष्प वर्षा करके और कहीं ना कहीं एक काशी की संस्कृति जो मानी जाती है वेद शास्त्र से और मंत्रोच्चारण से जो उनका स्वागत किया जाता है। हर बार ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर बार जब भी G20 का प्रोग्राम बनारस में होता है, काशी में होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी रहते हैं। तो काफी अहम बनता है कि डेलीगेट जब आते हैं बनारस तो उनके लिए एयरपोर्ट पे ढोल नगाड़ों से और मंत्रोच्चारण से उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद सीधे होटल में ले आया जाता है। उसके बाद शाम
शाम को जो है गंगा आरती दिखाई जाती है। गंगा आरती के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन कराया जाता है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस बार जो डेलीगेट्स आए हैं उन लोग के लिए खास प्रोग्राम रखा गया है। श्री काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 के जो पीछे जो घाट पड़ता है, जहाँ से श्री काशी विश्वनाथ धाम का पूरा जो नजारा मिलता है, घाट का नजारा, गंगा का नजारा मिलता है, वहाँ पे विशेष तौर पे ये जो डेलीगेट्स जो लोग जो आए हैं विदेशों से, उनके लिए लाइट एंड साउंड शो का जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें सारे केंद्र और राज्य के मंत्री भी रहेंगे और विशेष तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो G20 देशों के प्रतिनिधियों के भोज में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका वाराणसी दौरा है। बहुत शुक्रिया अमन। और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे और सीएम योगी का कल काफी अहम ये वाराणसी का दौरा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किशन जी रेड्डी यहां पर आएंगे। G20 देशों के प्रतिनिधियों के भोज में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। यूपी सरकार के कई मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। और झांसी में चल रहे 2 दिवसीय नगर निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के कानपुर झांसी प्रशिक्षण का आज आखिरी दिन है। कार्यक्रम के समापन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और ब्रजेश पाठक ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद को सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में जानकारी दी। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव की राजनीति सिर्फ ट्विटर पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने गुंडों माफियाओं की पार्टी को नकार दिया है। ट्वीट के सिवाय कुछ बचा है? शाण को लेकर भी समाजवादी पार्टी रसातल पर है। गुंडों को, बदमाशों को, लुच्चे लफंगों को, दंगाइयों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी को प्रदेश की जनता ने हाशिए पर धकेल दिया था 4 चुनाव में। अब तो रसातल में जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं केवल ट्वीट कर। और खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक के नाबालिग बेटों से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मुलाकात की और बाल सुधार गृह में बंद है अतीक के नाबालिग बेटे। वकील ने अहजम और आबान का बयान भी दर्ज किया और बाल सुधार गृह में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। उसी चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ। वहाँ पर सुधाकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके जिताने के पूरा प्रयास है और जीतेंगे भी। क्या माहौल सा लग रहा है? उसी की क्या रिपोर्ट आ रही है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर वहाँ से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी। उधर शिवपाल यादव घोसी उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान पर उन्होंने जुबानी हमला भी बोला और कहा कि जीत समाजवादी पार्टी की होगी। दारा सिंह और ओपी राजभर दल बदलू नेता है, ये शिवपाल यादव ने कहा। और अतीक के नाबालिग बेटों से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मुलाकात की और बाल सुधार गृह में बंद है अतीक के नाबालिग दोनों बेटे। उनके बयान दर्ज किए गए। बाल सुधार गृह में मिलने वाली सुविधाओं की उन्होंने जानकारी भी ली और गोपनीय तरीके से वकील की मुलाकात कराई गई। मुलाकात के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। विकास हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अतीक अहमद के दोनों बेटों से बाल सुधार गृह में मुलाकात हुई, क्या कुछ यहाँ पे हुआ? देखिए, साफ तौर पर अतीक के नाबालिग बेटे जो प्रयागराज के बाल सुधार गृह में बंद हैं, वहां एसपी के वकील यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने मुलाकात की है। बाल सुधार गृह में बंद अतीक के जो दोनों नाबालिग बेटे थे, एजम और आबान, उनका उन्होंने बयान भी दर्ज किया है और उसके बाद बाल सुधार गृह में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी ली। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से मुलाकात हुई थी वो काफी गोपनीय रखी गई थी और इसके साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है उसकी टीम भी मौजूद थी। जी, उनके बयान भी बताया जा रहा है दर्ज किए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एजम और आबान जो अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे थे, जिसके पहले धूमनगंज पुलिस ने बताया था कि वो घूमते घूमते जो धूमनगंज इलाका है वहां पर टहलते आ गए थे। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से प्रयागराज के जो न्यायालय है। बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए।
खबर बुलंदशहर से है, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं और लुटेरों की निशानदेही पर कई पशु बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बस्तियों में गुब्बारे बेचकर रेकी करते थे लुटेरे और उसके बाद फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। कई मवेशी, कई पशु इनके पास से बरामद किए गए। और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का एक बार फिर वो सुर्खियों में है। इस बार पशुधन मंत्री बयान की वजह से नहीं बल्कि अपनी कार की वजह से वो सुर्खियों में है। दरअसल सीधा रेलवे स्टेशन में कार घुसाने की वजह से विवाद काफी हो गया। योगी सरकार में मंत्री ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो गए थे। बताया जा रहा है कि लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल आ चुकी थी और ऐन वक्त पर स्टेशन पहुंचे मंत्री को ट्रेन छूटने का डर था, लिहाजा प्लेटफॉर्म के अंदर तक गाड़ी घुसा दी। अब इस मामले को लेकर मंत्री ने अपनी सफाई भी दी है। हम लोग माननीय अखिलेश यादव की तरह काफिला लेकर नहीं चलते। मेरी एक गाड़ी थी, ड्राइवर था मेरा पीएसओ था। अत्यधिक जोर की बरसात हो रही थी, एक्सीलेटर तक गाड़ी पहुंची, मैं ऊपर उठ पर चला गया, ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस आ गया और ना तो प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी गई थी, ना किसी को कठिनाई थी। बस एक्सीलेटर के माध्यम से हम ट्रेन पकड़कर तब ट्रेन चलकर आए हैं। हम माननीय अखिलेश यादव की तरह नहीं ऐसा कोई काम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने जो ट्वीट किया है। हम लोग सामान्य स्तर पर। और झांसी में सड़क पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। युवक की मौत हो गई। मौके से जो वाहन चालक था वो फरार हो गया। अब उसकी तलाश की जा रही है। और योगी के बुलडोजर का नाम सुनकर अपराधियों में जहां खौफ है, वहीं अब योगी का बुलडोजर पुलिस के थाने पर भी चलता दिखाई दे रहा है। दरअसल यूपी के हरदोई में शाहबाद थाने की पुलिस की भू माफिया निकली, जहां अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए थाने के भवन पर ही योगी का बुलडोजर चल गया। कोतवाली शाहबाद में मुंसिफ न्यायालय की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए कोतवाली भवन का आधा हिस्सा न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर से गिरा दिया गया। खबर मथुरा से है, जहां 20 साल से हत्या की घटना में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी 25,000 का इनामी है। साल 2004 में अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की थी और थाना कोसीकला इलाके के स्थित मोनिका टायर फैक्ट्री में घटना को अंजाम दिया गया था। बिहार में आधार कार्ड और कई कागजात में नाम पता बदलकर ये आरोपी रह रहा था। थाना कोसीकला पुलिस ने बिहार से आरोपी को घर से गिरफ्तार किया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पद संभाले 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान चौधरी ने अपनी कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व को काफी प्रभावित किया है। बीते 1 साल में भूपेंद्र चौधरी का कामकाज काफी अच्छा रहा। नतीजे दिए उन्होंने, रिजल्ट दिया और निकाय चुनाव और उपचुनाव में उनकी रणनीति का लोहा सबने माना और उनके नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को रामपुर की सीट पर जीत मिली। आइए समझते हैं कि इस 1 साल में भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूत किया। बीजेपी के चौधरी का 1 साल, रामपुर से लेकर निकाय तक कमाल, सरकार और संगठन में मजबूत तालमेल। अब चौधरी नई चुनौती के लिए तैयार। विधानसभा चुनाव के बाद बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बाद जब भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आया तो बहुतों को ऐसा लगा कि पश्चिमी यूपी के चौधरी की चौधराहट पूरे यूपी में नहीं चलेगी। लेकिन जब भूपेंद्र चौधरी ने रिजल्ट देना शुरू किया तो उन सब की जुबान बंद हो गई जिन्होंने उन्हें हल्के में आंका था। लगभग 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने जो हमारे कार्यक्रम और अभियान पार्टी की तरफ से, केंद्रीय पार्टी की तरफ से आए, उसमें उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर पूरे प्रदेश देश भर में सबसे अच्छा परिणाम, सबसे बेहतर, मतलब ये कहें कि नंबर 1 पर हम लोग रहे हैं।
नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली। पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतनी बड़ी सफलता मिली होगी। जो 25 अगस्त 2022 को बीजेपी की कमान संभालने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहला काम किया संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने का। योगी सरकार के पहले कार्यकाल से उलट इस बार संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल रहा। कहीं भी संगठन और सरकार के बीच टकराव की नौबत ही नहीं आई। पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यकाल का प्रचार प्रसार करने में यूपी अव्वल रहा। इसका श्रेय भी भूपेंद्र चौधरी की कार्यशैली को जाता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली चुनौती रही लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ की सीट, जहां उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जीत मिली। 2022 के आखिरी में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इसमें बीजेपी को मैनपुरी और खुद की जीती हुई सीट खतौली में हार भले ही मिली, लेकिन पहली बार रामपुर में बीजेपी ने आजम खां के किले को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल किया। 1 साल के छोटे से कार्यकाल में भूपेंद्र चौधरी ने अपनी कार्यशैली से बताया कि वो यूपी बीजेपी के सफलतम अध्यक्ष होने की कुवत रखते हैं। इनके नेतृत्व में कई और अहम घटनाक्रम भी हुए। इस साल मई में निकाय चुनावों में बीजेपी ने नगर निगमों की 17 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, जबकि 88 नगर पालिका और 191 नगर पंचायतों में पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। 2022 के चुनाव में बीजेपी छोड़ सपा में गए दारा सिंह चौहान की वापसी भी भूपेंद्र चौधरी ने कराई। तो वहीं ओपी राजभर को भी एनडीए के साथ लाने में भूपेंद्र चौधरी की भूमिका बड़ी रही। 1 साल के कामयाब सफर के बावजूद अभी भूपेंद्र चौधरी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली बड़ी चुनौती घोसी विधानसभा का उपचुनाव है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान ताल ठोक रहे हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती 2024 है, जिसमें मिशन 80 के टारगेट को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर है। 2014 में बीजेपी ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 71 सीटें जीती थी, जबकि अपना दल एस को 2 सीटें मिली, यानी एनडीए 73 सीटों पर कामयाब रहा। यूपी में अभी तक के इतिहास में कोई भी 80 की 80 सीटें नहीं जीत पाया है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के लिए ये बड़ा टास्क है। कुल मिलाकर अब तक के प्रदर्शन से एक बात तो साफ है कि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल में चौधरी की कामयाबी का प्रतिशत नाकामी से ज्यादा रहा। देखना होगा कि बीजेपी के चौधरी 2024 में अपनी कैसी चौधराहट दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कैसे अमरोहा में पत्नी के साथ एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां पत्नी के साथ एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। पारिवारिक कलह के चलते युवक ने ऐसा किया और गंगा में कूदे युवक ने अपने पिता समेत 2 अन्य लोगों को कार से भी कुचला, जिन्हें घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। और पीएसी के जवान गोताखोर के साथ पति पत्नी की तलाश में जुटे हैं। गजरोला थाना क्षेत्र के अफसराय का यह मामला है। तो पीएसी के जवान गोताखोर के साथ पति पत्नी की तलाश में जुटे हुए हैं और गजरोला थाना क्षेत्र के पपसराय का यह मामला, जहां पत्नी के साथ युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। उससे पहले परिवार के ही 2-3 लोगों को उसने गाड़ी से कुचला, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके बाद ये पत्नी के साथ आत्महत्या की कोशिश की। अब दोनों की तलाश जारी है। पारिवारिक कलह के चलते युवक ने एक खौफनाक कदम उठाया। पहले परिवार के कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, उन्हें कुचला, उन्हें मारने की कोशिश की और उसके बाद खुद पत्नी के साथ गंगा नदी में छलांग लगा दी। खबर हापुड़ से है, जहां गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का प्रदर्शन है। किसान नेताओं ने संभावली शुगर मिल का घेराव किया और किसानों के मिल पर पहुंचने पर मिल प्रबंधक की सांसें फूल गई। शुगर मिल पर
सैकड़ों से अधिक ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान और यहां पे अपना गुस्सा जाहिर किया। यहां पे मिल का घेराव किया। गन्ना भुगतान को लेकर किसानों की नाराजगी सामने आई और किसानों ने मिल पर पहुंचने पर मिल प्रबंधक जो है वो उसकी सांसें फूल गई, हाथ पांव फूल गए। शुगर मिल पर सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे। किसान नेताओं ने संभावली शुगर मिल का घेराव किया और यहां जैसे ही किसान पहुंचे तो जो प्रबंधक है उसके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जिस तरीके से किसान बड़ी संख्या में यहां पहुंचे ट्रैक्टर लेकर, उसके चलते प्रबंधक पे दबाव ज्यादा बढ़ गया और किसान नेताओं ने संभावली शुगर मिल का घेराव किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।